तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ख़त्म कर लिया था। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के में आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। पहली चीज़ जो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बहुत ही बेसिक स्तर पर देखनी है वो ये है कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफ़ेक्ट करते हैं। अब ऑब्वियस है कि तुम लोग जितनी भी पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ते जा रहे हो, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा और उसके बाद फिर आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक में एटॉमिक रेडियस ही पढ़ा, तो उसमें भी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग देखा था। तो राइट नाउ अभी हम लोगों को किसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वाला टॉपिक देखना है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखना है। तो देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन से फैक्टर्स गवर्न करते हैं। उसमें एक पहला चीज़ जो आती है वो आती है साइज ऑफ द एटम। ठीक है, मतलब वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट उसमें जो पहला फैक्टर हम लोग स्टडी करेंगे वो रहेगा आप लोगों का साइज ऑफ द एटम। अब देखते हैं ये साइज ऑफ द एटम वाला जो फैक्टर है ये किस तरीके से वेरी करेगा। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगी क्योंकि डिटेल में तुम अपना दिमाग चलाते रहना। सो धीरे धीरे थोड़ा सोच के अपने आप तुम्हें भी समझ में आ जाएगा करके कि अच्छा इस चीज़ का मतलब ये ऐसे है। तो जो पहला फैक्टर है वो है आप लोगों का साइज़। ठीक है, कि आपके पास जो एटम है उस एटम का आपके पास साइज़ क्या है। इतना तो हमको पता है कि पीरियड में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं, राइट। आप लोगों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी साइज़ बढ़ता है घटता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक चीज़ें देखी हुई हैं करके हैं। तो अब आगे क्या है साइज़ ऑफ द एटम में, जैसे इतनी तो बेसिक हमारे अंदर अक्ल है कि अगर मैं किसी भी एक एटम का साइज़ अगर मैं इंक्रीज़ करती हूँ, अपवर्ड एरो जो है वो मेरा किस चीज़ को इंडिकेट करता है, इंक्रीज सिंबल को इंडिकेट करता है। तो अगर मैंने किसी भी चीज़ का साइज़ इंक्रीज़ किया तो साइज़ को इंक्रीज़ करने से बेसिकली होता क्या है, आपका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो आप लोगों ने न्यूक्लियस को अप्लाई जो है न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ठीक है, किस पे फोर्स अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता है फोर्स को इलेक्ट्रॉन्स पे करके। ठीक है, तो अभी एफिनिटी में तो क्या होता है, एफिनिटी में हम लोग उसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं, राइट। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन्स उसके पास पहले से मौजूद है उसके बारे में मत सोचो कि इसके पास पहले से 10वां इलेक्ट्रॉन था। अभी जो एक नया इलेक्ट्रॉन उसके पास आया है उसके नज़र से सोचो, उसके रिस्पेक्ट में देखो। ठीक है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आएगा ऊपर से साइज़ बढ़ गई, तो साइज़ बढ़ने से जो जेड इफेक्टिव होता है, ठीक है, जो आज नए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन। तो वो जो नए इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो फोर्स क्या हो जाएगा आप लोगों का, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है जेड इफेक्टिव तो वैसे वैसे भी कम होता था, बराबर। अब वो और एक नया इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब नए इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से और जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया होगा। तो अब ऐसे में आप लोगों का वो जो न्यू इलेक्ट्रॉन है उस न्यू इलेक्ट्रॉन को कंपैरेटिवली जितनी अट्रैक्शन फील होनी चाहिए थी उतनी अट्रैक्शन कम फील होती है। ठीक है, तो उसको कैसा होता है, लेसर अट्रैक्शन फील होती है, लेसर अट्रैक्शन को वो ऑब्जर्व करता है करके, बराबर। अच्छा, तो अब अगर वो बहुत ही लूजली हेल्ड है, वो जो आप लोगों का नया जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इससे क्या होगा, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो अपने आप जैसे ही उस पर लेसर अट्रैक्शन रहेगी करके तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है करके वो क्या हो जाएगी करके आपकी इंक्रीज हो जाएगी करके, बिकम लेस निगेटिव। ठीक है, वो क्या हो जाएगी आप लोगों की लेस निगेटिव हो जाएगी। क्यों लेस निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट चुका है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट चुका है तो अब आपके उस पर्टिकुलर शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डालना, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाता है करके उतना ही ईजी हो जाएगा। तो ये फॉर डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, साइज अगर आप बढ़ाओगे तो डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू है वो क्या होती जाएगी करके आप लोगों की कम होती जाएगी करके, ये पार्ट याद रखना करके। ठीक है, अब अगर साइज के बढ़ाने से डेल्टा एच ई जी की वैल्यू घट रही है तो सिंपली तुम खुद सोच के देखो कि पीरियड में जब हम लोग जाते हैं तो पीरियड में जाने पर लेफ़्ट टू राइट आप लोगों का साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो पीरियड में अगर आप जाओगे लेफ़्ट टू राइट साइज़ अगर डिक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस है कि पीरियड में डेल्टा एच ई जी लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तुम देख लो नोबल गैसेस वगैरह, नोबल गैसेस तो चलो एक एक्सेप्शन है क्योंकि उनका फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन है,
ठीक है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा उन लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटेगी। नेक्स्ट अगर मैं ग्रुप में जाऊँ तो डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से आपका डेल्टा एच ई जी घटेगा। ये तो अलग से लिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ना ही तो मैं इसके नोट्स बनाने की कोई नीड है, क्योंकि ये चीज़ इतनी सिंपल सी है करके कि अगर एक इंसान को साइज़ वाला रूल पता है कि आप लोगों का जो डेल्टा एच ई जी है उसका रिलेशनशिप साइज़ के साथ कैसा चलता है करके जेड इन्वर्स चलता है, तो वो तुरंत इसको बता देगा। अब अगर किसी को साइज़ की बुद्धि उसके दिमाग में फिट हो गई है तो उसको ये भी पता चल जाएगा जेड इफेक्टिव। अब तुम खुद सोचो साइज़ का जेड इफेक्टिव के साथ कैसा रिलेशनशिप है, साइज़ का खुद जेड इफेक्टिव के साथ इन्वर्स का रिलेशनशिप है। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि जेड इफेक्टिव अगर जितना ज़्यादा होगा साइज़ आप लोगों का उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और अगर ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो मेरे पास मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या ये स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि जो डेल्टा एच ई जी होगा वो डेल्टा एच ई जी आप लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव के बराबर। आप जितनी ज़्यादा ठीक है आप जेड इफेक्टिव को इंक्रीज करोगे आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। एंड दिस सेम स्टेटमेंट वैलिड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ठीक है प्रैक्टिकल टर्म्स में तो नहीं, लेकिन हम लोगों के कॉपी किताब के टर्म्स में एक्चुअल में क्या होती है, इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, सिर्फ माइनस साइन से ही तो दोनों एक दूसरे के अलग हैं। जैसे अगर ये सेंटर है O, इस सेंटर से ये पॉइंट A +2 डिस्टेंस की दूरी पे है और इस सेंटर से ये पॉइंट B -2 के डिस्टेंस की दूरी पे है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट होता है आप लोगों का एक तीसरा फैक्टर। अब ये तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा फैक्टर पे तो मैं ऑलरेडी बातचीत कर चुकी हूँ कल ही, वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ये रुको 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 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बाद में, तीसरे फैक्टर में आते हैं। वो तीसरा फैक्टर है हम लोगों का पेनिट्रेशन पावर। कल भी हम लोगों ने पेनिट्रेशन पावर वाला फैक्टर पढ़ा था, कल या परसों जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी का कंसेप्ट कर रहे थे। तो पेनिट्रेशन पावर ये तुम लोगों के लिए कोई नया वर्ड नहीं है, तुम जानते हो कि सबसे अच्छी पेनिट्रेशन पावर एस की होती है, पी की होती है, फिर कम होते जाती है एफ तक। क्यों ऐसा, क्योंकि एस आपका स्पेरिकल रहता है, सिमेट्रिकल रहता है, और जो एफ होता है उसका शेप कॉम्प्लेक्स होता है, डिफ्यूज होता है। सो देयरफॉर उसकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होने लगती है करके विथ रिस्पेक्ट टू आपका पेनिट्रेशन पावर धीरे 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 वो घटता है। तो जितनी ज़्यादा उसकी पेनिट्रेशन पावर होगी उतना, यानी कि पेनिट्रेशन पावर यानी कि पीपी, वो उतना ज़्यादा प्रोपोर्शनल होगा आपके डेल्टा एच ई जी के। ये बनना लिया अब तुमने तीसरा फैक्टर। अब आते हैं हमारे हम चौथे फैक्टर पे। ये चौथा फैक्टर तुम्हें बहुत जगह हेल्प करेगा, इवन काफ़ी जगह हेल्प करेगा। ये फैक्टर है आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? अब बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपने अंदर रखते हैं, ठीक है, वो अपने अंदर फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो अपने अंदर रखते हैं। तो ऐसे जो आपके पास एलिमेंट्स के एटम्स हैं जो अपने अंदर फुली फिल्ड या जो अपने अंदर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है किससे, उन लोगों से जिन लोगों के अंदर में ये हाफ फिल्ड या फिर ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है बराबर। उनके कंपेयर में उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है जिनके पास ये हाफ फिल्ड या फिर ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। और किसी एक्स्ट्रा स्टेबल चीज़ के अंदर में जब तुम इलेक्ट्रॉन को डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, वो तुम्हें रेजिस्टेंस देगा कि नहीं यार मुझे नहीं जाना है, नहीं यार मुझे नहीं जाना है करके, राइट। इसके क्वेश्चंस भी हम सीखेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चंस करते वक्त हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड में एक बहुत अच्छी ट्रिक काम करती है। जैसे ट्रिक हम लोगों की आयनाइजेशन में नहीं थी कि एडजेसेंट वालों को एक स्टेप आगे कूदा दो, तो यहाँ पे भी है, बट इनमें अपन एक स्टेप आगे नहीं एक स्टेप पीछे कूदाते हैं। तुम्हें भी पता है क्योंकि जो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी टेंडेंसी लूज करने की नहीं, गेन करने की बिल्कुल भी नहीं होगी, इसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी कि मैं गेन करूँ। देयरफॉर उनको हम लोग एक स्टेप पीछे कूदाते हैं। वो अभी हम लोग सीख लेंगे, बट फिलहाल अभी अपन लोग अपने फैक्टर्स पे आते हैं करके कि फैक्टर्स देखते रहते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो पहले फैक्टर में जैसे आए हम लोग, तो वो सब तो हो गया। अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला नेक्स्ट फैक्टर आ गया हम लोगों के पास। तो ये जो नेक्स्ट फैक्टर आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आया है, ये फैक्टर क्या है, ये फैक्टर है हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये आपका कोई भी ऑर्बिटल, अब उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के क्या क्या मायने हो सकते हैं। पहला, उसके पास एक हो सकता है करके हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अंदर पॉइंट नंबर 2 ये हो सकता है कि उसके पास कोई फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो,
बराबर। और अगर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि उसने क्या करके रखी है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करके रखा है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है करके, ठीक है। तो ऐसे में इन सिस्टम्स में अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना चाहोगे तो इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन इन सिस्टम में इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, ठीक है, काफ़ी दिक्कत आती है हम लोगों को इनको ऐड करने में। तो यानी कि मैं क्या ये चीज़ कह सकती हूँ कि इस टाइप के लोगों की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने पास एक्सेप्ट करने की जो इच्छा है वो इच्छा इनकी लेस है, ठीक है। इनकी जो इच्छा है वो इनकी इच्छा कैसी है, लेस है। ये नहीं चाहते कि कोई हमारे स्टेबल सिस्टम को ब्रेक करे, ये नहीं चाहते कि कोई हमारे स्टेबल सिस्टम को हटाए, ये नहीं चाहते कि कोई इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर आए। सो देयरफॉर दे डोंट लाइक करके कि कोई इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर क्या कर रहा है करके एंट्री ले रहा है। तो यानी कि अगर 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 किसी के पास इस टाइप का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ऊपर दिए हुए 3 केसेस का, तो उसका इन्वर्स रिलेशनशिप चलेगा। किसके साथ उसका इन्वर्स रिलेशनशिप चलेगा, आप लोगों की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू के साथ। जितना स्टेबल रिलेशनशिप उतनी आपको दिक्कत आएगी करके, ठीक है। दे वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी करके, ठीक है। या फिर एफिनिटी के टर्म्स में भी ये वाली चीज़ लिख सकते हैं। सो हाउ मेनी फैक्टर्स, टोटल आप लोगों के पास फैक्टर्स हो गए यहाँ पे 4। अच्छा, एक 5वां फैक्टर भी है, उस 5वें फैक्टर को भी हम लोग देख लेते हैं। ये 5वां फैक्टर आयनाइजेशन एनर्जी के इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा है, अभी भी पढ़ लेते हैं। वो 5वां फैक्टर है आपका शील्डिंग इफेक्ट। अब तुम चाहो तो इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, या नहीं तो मैं तो एक बता ही चुकी हूँ करके शील्डिंग इफेक्ट। मुझे शील्डिंग इफेक्ट मेरे मुंह से ज़्यादा निकलता है। तो अगर शील्डिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है ये भी हमको पता है, एस का सबसे अच्छा, पी का उससे कम, डी का उससे कम, एफ का उससे कम, यही होता है आप लोगों का शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, जस्ट इमेजिन अगर किसी का शील्डिंग इफेक्ट यानी कि एस ई बहुत बेटर है, ठीक है, किसी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर है, तो इसका मतलब वो जो जेड इफेक्टिव है, ठीक है, ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो जेड इफेक्टिव ऑन न्यू इलेक्ट्रॉन वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गया होगा। क्यों डिक्रीज हो गया होगा, क्योंकि उस नए इलेक्ट्रॉन तक फोर्स ही नहीं जा रहा है, या फिर जो पुराना भी इलेक्ट्रॉन है जो उस आखिरी शेल में मौजूद है उस पर भी बहुत लेस फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा। और अगर किसी का जेड इफेक्टिव कम है, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ कि शील्डिंग इफेक्ट ऐसी का आप लोगों के जेड इफेक्टिव के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, इनवर्स का। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और अभी अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 में देखो क्या लिखा था कि जेड इफेक्टिव का आपके डेल्टा एच ई जी के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, बताओ। इसका रिलेशनशिप चलता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4। तो अगर क्या ये चीज़ फ्रॉम 3 एंड 4, क्या इस चीज़ को हम लोग क्लब करके ये नहीं कह सकते कि जो भी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इनका रिलेशनशिप भी स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ कैसा चलता है करके आपका इनवर्स में चलता है करके, बराबर, ठीक है। इनका रिलेशनशिप कैसे चलता है करके आपका इनवर्स में चलता है, बराबर है, यानी चीज भेजे में जा रही है। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट करके फॉर यू इन टर्म्स ऑफ दी फैक्टर्स अफेक्टिंग वगैरह वगैरह। लेकिन अभी सबसे एक ज़रूरी चीज़ है करके कि इन फैक्टर्स को हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, इनको हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोगों के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ रूल्स बनाने होंगे। अब मेरे हिसाब से इस प्रकार जाने पे क्या होता है, जाने पे क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये देखोगे कि इस कंसेप्ट से फिलहाल फलाना ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो रहा है, तो फिर आप ये देखोगे कि ये नेक्स्ट कंसेप्ट आपका उस पर जब आप क्वेश्चन अप्लाई करने जा रहे हो तो बन ही नहीं रहा है करके उससे, ठीक है। सो यहाँ पे पहले रिजल्ट्स आते हैं और फिर उन रिजल्ट्स के लिए हम एक्सप्लेनेशन देते हैं करके कि अच्छा इस रिजल्ट के लिए एक सूटेबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। फिजिक्स के जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ का करके परफेक्ट आप लोगों को वो नहीं दिया जा सकता करके रूल की देखो इस रूल को आप रट लो और इस रूल के अकॉर्डिंग आप पढ़ लो, समझ गए, ये इस तरीके से अपन नहीं कर सकते। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों को देखो डी ब्लॉक के कंसेप्ट्स में तो जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि डी ब्लॉक का हम अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, अगर वो हमारे सिलेबस में होगा तो हम लोगों को उसमें पता चल जाएगा करके, राइट। अभी मेरे पास क्या है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मेरे पास कुछ लोग हैं,
जैसे कि मेरे पास ग्रुप नंबर 2 में जो आपका ये आता है, ग्रुप नंबर 2 है आपके पास, ग्रुप नंबर 1 को नहीं ले रहे हैं क्योंकि एस में एक इलेक्ट्रॉन वगैरह सब नहीं। ग्रुप नंबर 2 है मेरे पास, ग्रुप नंबर 15 है और ग्रुप नंबर हमारे पास 18 है। ये जो आपके पास 3 ग्रुप के लोग होते हैं, इनके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे अगर हम लोग सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो उसमें एलिमेंट्स के नाम पे कौन आ जाते हैं? बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम आता है, ठीक है, और बेरियम आ जाता है और उसके बाद फिर रेडियम आ जाता है। ओके, अगर मैं यहाँ ग्रुप नंबर 15 की बात करूँ तो ग्रुप नंबर 15 की शुरुआत होती है नाइट्रोजन से, फॉस्फोरस से, आर्सेनिक से, एंटीमनी से, राइट, ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, और उसके बाद फिर हम लोग अगर ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ग्रुप नंबर 18 में तो तुम जानते ही हो, रटा भी होगा करके, कि आता है हीलियम आ जाता है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और उसके बाद यहाँ नीचे में जेनॉन है। अब इसमें जो ग्रुप नंबर 2 वाले लोग हैं, ग्रुप नंबर 2 के पास S2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, उनका एस सबशेल कंप्लीटली फिल्ड होता है करके, राइट। अच्छा, ग्रुप नंबर 15 के पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, P3 आयनाइजेशन में भी बताया था। और जो ग्रुप नंबर S2 होता है, इनके पास S2P6 यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, इनके पास नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेकिन इस टॉपिक से हमें क्या सीख मिल रही है? अब अगर इसमें मैं इन एलिमेंट्स को उठा लूँ, किन एलिमेंट्स को उठाने की बात की जा रही है यहाँ पर आप लोगों के, ये देखना ध्यान से, बेरिलियम को उठाया, मैग्नीशियम को उठाया, कैल्शियम को उठाया। अच्छा, उसके बाद किसको उठाया? ग्रुप नंबर 15 में से सिर्फ नाइट्रोजन को उठाया। अच्छा, इधर हेलोजेंस में से किसको उठा लिया हम लोगों ने? ये जो आप लोगों के पास हेलोजेंस दिए, इनमें से शुरुआत की हमने हीलियम से एलिमेंट्स को उठाने की। अच्छा, ये इस तरीके से। अब हीलियम के बाद हम लोग एलिमेंट्स को कहाँ तक लेंगे? पूरा नीचे तक, एकदम जेनॉन तक, यानी कि सारी की सारी इनर्ट गैसेस। इन सारी की सारी इनर्ट गैसेस की मैंने मतलब इनको एक अलग से कंसिडर कर लिया। फॉस्फोरस, आर्सेनिक और नीचे में जो आने वाला है आपका एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह, इनको हम नहीं ले रहे। तो इन ये जो लोग हैं आपके, ठीक है, ये जो लोग हैं, इनका जो वैल्यू होती है करके, किस चीज़ की? आप लोगों के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ठीक है, इनकी जो वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, ये 0 है करके, ठीक है, बराबर। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इन लोगों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू इन लोगों की कितनी होती है? 0 होती है। अब इसमें एक इंसान को डाउट आएगा कि आपका जो ये नाइट्रोजन के नीचे के लोग हैं, इनकी क्यों 0 नहीं हुई? वो भी हम देखेंगे, लेकिन ठीक है, अभी ये पार्ट आपको याद रखना है करके कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो आ जाती है करके, किन चीज़ों की? आप लोगों के इनर्ट गैसेस की, या तो ये एग्जैक्टली 0 होगी, या तो फिर किसी की इतनी 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 गंदी होगी कि ये लोग बिल्कुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे करके, बराबर। इनकी या तो एग्जैक्टली 0 होगी, जैसे बेरिलियम की अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, मैग्नीशियम की अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, नाइट्रोजन की भी अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाती है, ठीक है। बाकी जो हीलियम, नियॉन, आर्गन है करके, ये जो आप लोगों के लोग हैं करके, ठीक है, इन लोगों की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये जो पूरी इनर्ट गैसेस है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की सर्टेन वैल्यू रहती है, बट ये वैल्यू रहती है पॉजिटिव। अब तुम सोचो, अगर किसी डेल्टा HEG की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब प्रोसेस कैसी है? प्रोसेस एंडोथर्मिक है। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब मतलब बहुत ही गंदी है, निगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रखना नहीं चाह रहा, राइट, वो इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी रखना नहीं चाह रहा है, वो इसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रखने की इच्छा नहीं है, यानी कि ये वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रखना पसंद नहीं करते, ठीक है, ये वो लोग हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बिल्कुल भी रखना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ग्रुप नंबर में ये पसंद नापसंद नीचे वाले, यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, इनमें वैलिड नहीं होती। नाइट्रोजन तो रखना नहीं चाह रहा है, लेकिन फॉस्फोरस रखना चाह रहा है, आर्सेनिक रखना चाह रहा है। तो ये जो मैंने मार्किंग की है, क्या इनकी मैं ऐसा बोल रही हूँ कि इनकी वैल्यू एक्जैक्टली 0 होगी? नहीं, डेटा हमेशा कोई इंसान याद नहीं रख सकता, लेकिन ऑब्वियस है कि इनकी जो भी वैल्यूज होगी वो अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की क्या होगी करके 0 होगी। अच्छा, या फिर इतनी गंदी होगी, इनकी वैल्यूज को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आपके वन ऑफ द वर्स्ट एटम्स में से हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा फैक्ट है, वो तुम लोगों को याद रखना है। इफ आई वॉन्ट टू डू कंपेरिजन कि S2P3 और S2P6 इन सब में सबसे वर्स्ट वाला ग्रुप कौन सा होगा,
तो कोई पगला भी बता देगा करके कि सबसे वर्स्ट वाला जो ग्रुप होगा वो रहेगा ग्रुप नंबर 18, क्योंकि ग्रुप नंबर 18 में S2P6 यानी कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद नेक्स्ट नंबर में अब बचता है S2 और P6। फिर कोई पूछेगा कि S2 और P3 उसमें आप लोगों का कौन है करके, तो फिर आप लोगों का NS2, हाँ बिल्कुल NS2, यानी कि ग्रुप नंबर 2, ये जो ग्रुप नंबर 2 वाले लोग हैं ये उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू किसके, आप लोगों के ग्रुप नंबर 15 यानी कि NP3 वाले कॉन्फ़िगरेशन के। तो ये स्टेबिलिटी का क्या रहेगा, तुम लोगों का ऑर्डर रहेगा। क्यों उनसे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे आपके NS2 वाले, क्योंकि P3 मतलब हाफ फिल्ड है। अब ऑब्वियसली जो भी फुली फिल्ड वाला होगा उस फुली फिल्ड वाले की जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा करके आप लोगों का ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू हाफ फिल्ड करके। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग आते हैं नोबल गैसेस में। तो अब एक करके हम लोग अपने नोट्स बनाना शुरू हो रहे हैं। कौन से पॉइंट पे चल रहे थे हम लोग, 10th नंबर के पॉइंट पे चल रहे थे, इसको अपना पॉइंट नंबर 11 बना लेना। अब आते हैं हम लोग हमारे पॉइंट नंबर 12 पे। तो देखो पॉइंट नंबर 12 क्या है, हम लोग बातचीत लेक्चर में कर रहे हैं नोबल गैसेस के बारे में। अब तुम तो नोबल गैसेस को जानते ही हो, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, आर्गन, इन लोगों का आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरा फिल्ड होता है, इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। तो ऐसे केस में नोबल गैसेस तुम्हारे अनुसार कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली इनर्ट होनी चाहिए। 10th तक वही पढ़ते भी आए हो कि नोबल गैसेस कंप्लीटली इनर्ट होती हैं, ये लोग बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम फिर भी इनको इलेक्ट्रॉन दोगे, इनके साथ ज़बरदस्ती करोगे कि नहीं करके आप इलेक्ट्रॉन लो, नहीं करके आप इलेक्ट्रॉन लो, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन लेती हैं। ये बात याद रखना। तुम लोगों में से किसी को आघात फील हो सकता है करके कि अरे ये इलेक्ट्रॉन वगैरह कैसे ले रही हैं करके, बट हाँ आपकी जो नोबल गैसेस हैं ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है। इनके कुछ कंपाउंड्स भी होंगे, मतलब हर नोबल गैसेस का तो नहीं होगा इनके, लेकिन कुछ कंपाउंड्स होंगे जो आप लोग अभी पी ड्रॉप के चैप्टर में पढ़ोगे। फिर तुम्हें जान के शौक होगा कि 10th तक हम पढ़ते आ रहे थे करके कि यार नोबल गैसेस तो कभी किसी के साथ कंबाइन नहीं होती, बट यहाँ तो देखो पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है, नोबल गैसेस के कंपाउंड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग भी कंपाउंड्स बनाती हैं। तो अभी हम लोग अपनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले टॉपिक पे वापस से आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। या फिर अगर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करूँ तो किसी भी अच्छे एटम की जो इलेक्ट्रॉन को रखना चाह रहा है, जिसकी चाह है कि काश मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए, वो क्या वैल्यू शो करेगा, जिसकी जो इलेक्ट्रॉन को रखना चाह रहा है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोज हु वांट इलेक्ट्रॉन, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। और अगर एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है तो डेल्टा HEG की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। लेकिन अब हमारी जो ये महान नोबल गैसेस होती हैं, इन महान नोबल गैसेस के लिए जो डेल्टा HEG की वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव में, ठीक है। कैसे वो लोग निकालते हैं, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, बट जब उन्होंने निकाला तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है नोबल गैसेस को, ताकि इलेक्ट्रॉन उनके अंदर में क्या हो जाए करके, एंटर हो जाए करके, बराबर। और क्योंकि अगर वो एंटर हो गया तो उनका कॉन्फ़िगरेशन तो तुम खुद सोचो ना, अनस्टेबल हो जाएगा करके। और ऐसी हाई पॉजिटिव वैल्यू का एक सिंपली एक ही रीज़न है, और वो रीज़न ये है करके कि इनके पास NS2NP6 का एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उनकी बिल्कुल भी का मतलब बिल्कुल भी उनकी इच्छा नहीं होती कि काश हमें कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। दे आर मतलब क्या कहूँ मैं इसको, दे आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं करके। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अगर आना है तो वो उनके उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले शेल में तो आ नहीं सकता, राइट। क्यों, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कैपेसिटी भर चुकी है। तो अब जो इनकमिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा, तुमको उस इनकमिंग में आने वाले इलेक्ट्रॉन को उस, जैसे मान लेते हैं आपका नियॉन है, नियॉन कौन से पीरियड में आता है, सेकेंड पीरियड में, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 यानी कि नया आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंट्री ले रहा है, नया आने वाला इलेक्ट्रॉन 2 में एंट्री ले रहा है क्या, नहीं ले सकता क्योंकि 2 भरा है। उसको आपको एंट्री दिलवानी होगी 3 में, 3 यानी कि हाइयर, ठीक है, 3 यानी कि हाइयर, उस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी हाइयर। अगर कोई नाइट्रोजन में एंट्री लेता, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2p3 है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता वो 2p4 बन के जाता,
बराबर 2p4 हो जाता, मतलब उसी सेम सबशेल में आता जिसमें से पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, बराबर। लेकिन जब हम इनर्ट गैस में इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इनर्ट गैस के केस में इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रॉन उस सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नहीं जाता है, बल्कि उसको हमको हायर क्वांटम नंबर वाले लेवल में भेजना पड़ता है करके। और जब वो और हायर वाले क्वांटम नंबर में चला जाएगा तो डज नॉट फील एनी अट्रैक्शन, उसको कोई फील वील नहीं होगी, और जिसकी वजह से बहुत ताकत लगानी पड़ेगी हम लोगों को उस इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, अंदर डालने के लिए करके। इसीलिए इनर्ट गैसेस की जो एफिनिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, वो एफिनिटी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। अब कई लोगों को लग रहा होगा कि आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव होती है और फिर बोल रहे हो कि ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है, क्या है? एफिनिटी कैसी आनी चाहिए थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी आनी चाहिए थी, पॉजिटिव। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम आती है। मैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी हूँ यहाँ पे पॉजिटिव, याद रखना। इन लोगों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतनी निगेटिव आती है कि उसको जीरो ही मान लो तो अच्छा होगा। अब मान लेते किसी को मेंस के पेपर में -32 नंबर मिल गए, तो कोई भी बोलेगा ना यार -32 से बेटर तो जीरो ही आ जाते कम से कम। तो वैसे ही इन लोगों का है करके कि आप लोगों को इनकी जो वैल्यू है एफिनिटी की वो ऑलमोस्ट हम जीरो मानते हैं, इतनी गंदी इनकी वैल्यूज आती है करके, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अपन एक चार्ट देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक से उठाया हुआ चार्ट है ये। हो सकता है तुम कोई दूसरी रेफरेंस बुक का यूज़ करो तो थोड़ी बहुत वैल्यूज में भी वेरी। तो अब यहाँ देखो इस चार्ट के अनुसार जो आपकी हीलियम है, उस हीलियम की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो ये वैल्यू दे रहे हैं वो कितनी दे रहे हैं, 48। उसके बाद जो नीचे में नियॉन है, नियॉन की वैल्यू कितनी दे रहे हैं, 116। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हीलियम है वो कुछ हद तक तो एक्सेप्ट कर भी लेगा कि चलो ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, लेकिन जो नियॉन है वो नियॉन है एकदम अड़ियल। देखो 48 से डायरेक्ट 116, ठीक है, 48 से डायरेक्ट 116 करके कि नहीं यार करके मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं करके, एकदम ही नहीं चाहिए मुझे तो इलेक्ट्रॉन। तो देखो उसकी वैल्यू कितनी आ रहा है, 116। उसमें इलेक्ट्रॉन ठूसने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे में आ जाते हैं, तो नीचे में आता है एर्गन और उसके बाद फिर आता है आप लोगों का क्रिप्टन। इन दोनों की देखो ऑलमोस्ट कैसी है, सेम आ रही है। उसके बाद नीचे में जेनॉन है, जेनॉन की क्या हो रही है, थोड़ी डिक्रीज हो रही है। जेनॉन बोलता है चलो मैं ठीक है ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉन करके, ठीक है। उसके बाद सीशियम, सीशियम की क्या हो गई है करके और से ज़्यादा कम हो गई है। तो अगर मैं इस ऑर्डर को अरेंज करूँ कि ग्रुप 18 में अगर मैं ऐसा एक ऑर्डर बना देती कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, ठीक है, अगर मैं ऐसा एक ऑर्डर बना दूं कि साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो यहाँ से यहीं तक तो मुझे डिक्रीज दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ मुझे डिक्रीज दिख रहा है, यहाँ पे ये कांस्टेंट क्यों है और यहाँ पे सबसे टॉप में डिक्रीज क्यों है? इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आप कोई ऐसा रफ नियम नहीं बना सकते, उसमें अपन को बहुत सारे एक्सेप्शंस अपने दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो पहला एक्सेप्शन ग्रुप नंबर 18 से हम लोगों को ये मिल गया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप लोगों की किसकी होती है करके, हमारे प्यारे किसकी, हीलियम, क्या सॉरी किसकी थी, हम लोग दोनों की वैल्यू नियॉन की थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा वैल्यू हम लोगों की किसकी थी, नियॉन की थी करके, ये उसका चलता है हिसाब किताब, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर मैं ऑर्डर बनाने जाऊंगी तो अब ये ऑर्डर देखो आपका किस हिसाब से बन जाएगा। सबसे ज़्यादा डेल्टा एच ई जी की वैल्यू कौन दे रहा है, वो भी पॉजिटिव में। पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ का मतलब दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनको वेव लिख दिया मैंने, दे डोंट वांट इलेक्ट्रॉन, उनको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर कैसा बैठेगा इसका, देखो इसका ऑर्डर कैसा बैठ जाएगा, ऊपर में लिख देते हैं इसका, ये नियॉन और उससे कम फिर में फिर कौन आ जा रहा है आपका, एर्गन। एर्गन और क्रिप्टन ऑलमोस्ट आप लोगों के इक्वल हैं। उसके बाद फिर आएगा जेनॉन, जेनॉन के बाद फिर नेक्स्ट नंबर पे आ रहा होगा रेडॉन, और रेडॉन के बाद उससे भी कम में आता होगा तुम लोगों का हीलियम। ये उनकी वैल्यूज़ है डेल्टा एच ई जी की, लेकिन ये डेल्टा एच ई जी की वैल्यू उनकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव डेल्टा एच ई जी का मतलब सबसे ज़्यादा ताकत इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए अंदर में किसके केस में तुम्हें लगानी पड़ेगी, नियॉन के केस में लगानी पड़ेगी, ठीक है। नियॉन एकदम बदतमीज़ है, नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे, और सबसे ईजिली कौन ले लेगा, हीलियम ले लेगा करके, ये वो ऑर्डर है, बराबर। सबसे इजीली कौन ले लेगा, नियॉन ले लेगा, सबसे इजीली कौन ले लेगा, हीलियम ले लेगा करके, ठीक है। और अगर कोई मैं पूछूंगी कि बताओ करके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर यही मत लिख देना पगले समान, ठीक है,
याद रखो, इसको सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन अंदर करने के लिए। ये प्लस में आ रही है ना एनर्जी, प्लस में आ रही है एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, बहुत मुश्किल से अंदर डाला है। इसका मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आई है, वो भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, उसकी खुद की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम खुद सोच लो कैसी रही होगी, वर्स्ट रही होगी। कोई ऐसा नियम मत बना लेना बिल्कुल भी कि आप उसको अरेंज कर लो और अरेंज करने के बाद ऑर्डर उल्टा कर दो, क्योंकि अगर ये डेल्टा एच ई जी की वैल्यू निगेटिव आई होती, ठीक है, अगर इन्हीं डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या इसकी आई होती, निगेटिव आई होती, तब अभी हम लोग बात पता है क्या कर रहे होते कि अच्छा देखो निगेटिव वैल्यू मतलब बहुत सारी एनर्जी निकली, बहुत सारी एनर्जी निकली का मतलब उसको इलेक्ट्रॉन लेना अच्छा लगा, तो वही ऑर्डर फिर एफिनिटी का भी होता। तो अगर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू पॉजिटिव है और तुमसे कोई एफिनिटी का अरेंजमेंट पूछ रहा है, तो पहले डेल्टा एच ई जी के हिसाब से अरेंज कर लो और एफिनिटी में रिवर्स कर लो। अगर डेल्टा एच ई जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में एफिनिटी का भी वही अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कई लोगों को डाउट आ सकता है कि बताइए क्रिप्टन और क्या नाम है करके आपका कौन था ये एर्गन, ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन की जो एफिनिटी है करके वो सेम क्यों आई, ये उनका कई डाउट होगा। तो देखो, ऐसे कई डेटाज हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे करके, बट उन डेटा की रीजंस आप लोगों को अगर एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, अगर एनसीईआरटी उसको नहीं बता रहा है तो मुझे नहीं लगता वो कभी एग्जाम में आते हैं करके। ठीक है, तो लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसी इच्छा है करके कि नहीं करके मुझे जानना है करके कि फिर भी ये क्यों इक्वल आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है, तो उसको हम लोग पॉसिबल तरीके से बस समझा सकते हैं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, तो वो इंसान कैसा पर्सनल अपना मैसेज डाल देना, मैं उसको बता दूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल तुम लोगों को बिल्कुल भी इसके एक्स्ट्रा जानकारी की कोई भी नीड नहीं है करके। अच्छा, अभी नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 पे। जितना पढ़ना होना याद रखना, उतनी ही जानकारी इकट्ठा करना। सिलेबस के बाहर की जानकारी कभी इकट्ठा मत करना, काम नहीं आएगी, दिमाग में फालतू कचरा बढ़ेगा। सेकेंड पीरियड की बात करते हैं। सेकेंड पीरियड बड़ा ही स्पेशल है यार यहाँ पे। चलो देखते हैं क्या है सेकेंड पीरियड में। सेकेंड पीरियड वो भी एस ब्लॉक का नहीं देख रहे हैं हम लोग, पी ब्लॉक का देख रहे हैं। ठीक है, एस ब्लॉक में तो मात्र 2 ही एलिमेंट है, क्या देखोगे उसको तुम करके। अच्छा, सेकेंड पीरियड में क्या है ऐसी खास बात, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं आप लोगों के सेकेंड पीरियड में। अब वो एक्सेप्शन किस प्रकार से है, क्या कहना चाहते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों रीज़न है फ्लोरीन वर्सेस क्लोरीन का। देखो, इसमें हम लोगों को कैसा लगता है, जैसे अभी आप आगे पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का एक कंसेप्ट, कि फ्लोरीन आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। मतलब फ्लोरीन की इच्छा बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, खींचने की, वगैरह वगैरह। तो फिर एक बार इंसान को ऐसा लगता है कि फ्लोरीन को अगर मौका मिलेगा तो क्या फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं छोड़ेगा। तुम्हें अगर मान लेते हैं तुम्हारी बहुत इच्छा है कि काश पैसों की बारिश होती तो मैं बहुत नोट अपने पास भर भर के रख लेता, इच्छा है, तुम कर भी सकते हो। तो कई लोगों को लगता है कि क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बात सही है, लेकिन व्हेन वी डू कंपैरिजन बिटवीन फ्लोरीन एंड क्लोरीन वी फाउंड दैट कि आप लोगों के फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज़्यादा थी। अब ऐसे लोगों को लगा अरे बाप रे क्लोरीन की कैसे ज़्यादा हो सकती है करके। तो अब तुम खुद सोचो, मान लेते हैं कि तुम्हारी इच्छा बहुत है पैसे बटोरने की, लेकिन जिस दिन बारिश हुई, अब जिस दिन बारिश हुई तुम्हारे पास एक छोटा सा बैग है, क्या करोगे? और जो जिस दिन बारिश हुई उस दिन तुम्हारे बाजू वाले दोस्त के पास बहुत बड़ा बैग है, तो वो ज़्यादा भर सकता है उसके अंदर। हाँ, और ये बैग की क्वांटिटी जो साइज है वो फिक्स्ड है कि तुम हमेशा छोटा ही बैग लोगे, तुम हमेशा छोटा ही बैग लोगे। ऐसा नहीं कि चलो अगले बार बारिश होगी तो मैं बड़ा बैग ले आऊँगा, ऐसा नहीं, तुम हमेशा छोटा ही बैग रखोगे, ये नियम है। और जो तुम्हारा काउंटर साइड में बाजू का इंसान है उसकी इच्छा नहीं है ज़्यादा पैसे बटोरने की, बट फिर भी उसके पास बैग ज़्यादा है, दोनों को टास्क दिया गया कि बैग भरो। तो ऐसे में तुम चाहते हो कि तुम्हारा बैग और भरे, बट यू डोंट हैव स्पेस। और जो तुम्हारा दूसरा पार्टनर है उसकी कोई इच्छा नहीं है कि मतलब हाँ आ गए इलेक्ट्रॉन तो आ गए, नहीं आए, ऐसा वाला उसका हिसाब किताब चलता है। बट जब उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उसके पास क्योंकि स्पेस है तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, पैसे उसके अंदर घुसते जा रहे हैं और तुम बेचारा मुंह देखे जा रहे हो, यार विकास मेरे पास ही बड़ा बैग होता,
है ना। तो अब जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन में भी देखो सेम यही चीज़ चलती है। एटलीस्ट एटॉमिक साइज के बारे में तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, एटॉमिक साइज के बारे में तो जानते ही हम लोग। इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। एटॉमिक साइज के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो फ्लोरीन का साइज बेचारे का छोटा होता है। अब जो फ्लोरीन है, उस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर कह सकते हो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होता है। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, क्लोरीन के पास भी होते हैं 7। यानी कि क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। और जो बाबा फ्लोरीन है उनको भी अपने आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखने हैं। लेकिन जो फ्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल है, वो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 2,5, यानी कि उसके पास कैंसा वाला शेल है, आउटर मोस्ट एल। और क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट शेल है, वो आउटर मोस्ट शेल कौन सा वाला है, 2,8,7, यानी कि एम। तो ऑब्वियस है कि एम शेल में भी उतने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स आप लोगों के एल शेल में रहेंगे। लेकिन एम शेल का साइज बड़ा है, तो जब वो सातों के सातों इलेक्ट्रॉन्स एम शेल में रह रहे होंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, पहले से रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, वहाँ पे क्राउडनेस कम होगी। और जो फ्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी करके, ज़्यादा होगी। क्यों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जगह कम है और इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले ज़्यादा हैं। सिमिलरली अगर तुम्हारे पास एक रूम है, तुम अकेले रहते हो, नो कोई खिचखिच नहीं, कोई झकझक नहीं, सेकंड पार्टनर आ गया कोई दिक्कत नहीं, कोई झकझक नहीं, थर्ड आ गया, एक ही रूम में अब 3 बंदे रह रहे हैं। और मान लेते हैं एक बिल्डिंग है बड़ी सी, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, उसमें 3 बंदे रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन दोनों जगह सेम है। बात किसकी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, कि पर यूनिट एरिया उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की। तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से अब दिक्कत ये आ जाती है करके कि आप लोगों के जो केस में बेचारा जो फ्लोरीन है, जब उसके पास न्यू इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा तो वो न्यू इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा, और पहले से हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला जो फ्लोरीन है वो क्या करने लगेगा, इस नए इलेक्ट्रॉन की जो एंट्री है उस एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करेगा। जिस एंट्री को वो क्या कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा। ठीक है, एंट्री को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि रिपल्शन, और इसकी वजह से वो जो नया इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस नहीं पाएगा। और अगर वो बेचारा अंदर घुस नहीं पाएगा तो बेचारे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बराबर इस तरीके से। ठीक है, ये उसका पूरा रीज़न है। ठीक है, कि क्यों आखिर आप लोगों का जो फ्लोरीन है उसकी डेल्टा HEG की वैल्यू जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आ पाई। ठीक है, वो उसका सिंपल सा रीज़न ये है करके कि बिकॉज क्योंकि आपका जो फ्लोरीन बाबा था, फ्लोरीन बाबा के पास स्पेस कम थी और उतने ही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को भी रखने थे। तो देयरफॉर क्लोरीन बोलता है मेरे को भी 7, तेरे को भी 7, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्शन भी मैं कम दूंगा, इसीलिए मेरे अंदर न्यू इनकमिंग में आने वाला इलेक्ट्रॉन इजीली एंट्री ले लेगा। सो देयरफॉर ये आपका जो डेल्टा HEG है किसका, फ्लोरीन का, वो ज़्यादा, सॉरी क्लोरीन का, वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेल्टा HEG ऑफ व्हाट, क्लोरीन करके। ठीक है, बराबर। ठीक है, अच्छा, और कुछ और इसमें तो है नहीं बताने लायक। ठीक है, अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। रुको 1 मिनट। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे चार्ट देख लो। चार्ट में ये ग्रुप नंबर 17 के बारे में देखो कुछ कमेंट किया गया है। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, इनकी कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब इन वैल्यूज़ को देखकर साथ साथ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वैल्यूज़ नेगेटिव हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ किस बात को इंडिकेट करती हैं, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाह रहा है। ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना, वो क्या कर रहा है, चाह रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है। तो जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, निगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, निगेटिव वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, उस निगेटिव वैल्यू की वजह से क्या होगा, वो उतने ही ईजीली इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा। ठीक है, आपका निगेटिव वैल्यू को क्या कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, वो निगेटिव वैल्यू को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएगा करके। ठीक है, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुकोगे करके।
2 मिनट बाद मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, कोई एक्चुअल में शायद है, 2 मिनट को। ठीक है, तो वापस काम कंटिन्यू करते हैं। तो देख लो, यहाँ पे जो फ्लोरीन की वैल्यू है 328 है, और उसके बाद क्लोरीन की वैल्यू कितनी है 349 है। तो साफ साफ दिख रहा है तुम लोगों को कि नीचे क्लोरीन पे जब हम गए तो क्लोरीन पे जाने पे क्या हो गया, वैल्यू बढ़ गई। अब क्लोरीन को साइड हटाओ, तो अब देखो नीचे जाने पे पहले 328 था, फिर 325 हुआ, फिर 295 हुआ, फिर -270 हुआ। यानी कि जो हमने अभी प्रीवियस फैक्टर्स में पढ़ा था कि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, ठीक है, वो वाला रूल तो यहाँ वैलिड हो रहा है, सिर्फ क्लोरीन के केस में नहीं। ठीक है, सिर्फ क्लोरीन के केस में वो नहीं हो रहा है, बाकी हर जगह वो वैलिड हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे हमने ऊपर नोबल गैसेस के लिए बनाया था, तो यहाँ पे हेलोजेंस के लिए भी एक अपना बना लो ऑर्डर। वो ऑर्डर हेलोजेंस के लिए क्या होता है, वो ऑर्डर होता है कि सबसे बड़ा होता है क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, और उसके बाद तो फिर नॉर्मल ऑर्डर चलता है ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइन। कई बार एग्जाम्स वगैरह में कैसा होता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एकदम डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और डायरेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन को आगे कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ऐसे सेम रूल तुम हर ग्रुप के लिए बना सकते हो, बट हर ग्रुप के लिए बनाना नीड नहीं है। जो चीज़ सिलेबस में नहीं है उसको क्यों पढ़ना, उनका हमारा सिलेबस बहुत ही छोटा है, बहुत ही प्यारा है। ज़बरदस्ती का कचरा दिमाग में जमा करने से क्या होता है करके गंदगी बन जाती है। चलो, ये कौन सा रूल चल रहा था हमारा, रूल नंबर 13। रूल नंबर 14 में आते हैं, देखते हैं रूल नंबर 14 हम लोगों का क्या है। रूल नंबर कोई 14 नहीं है, रूल नंबर 14 में एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और उस एग्जाम्पल से चीज़ें सिखा रही हूँ तुम्हें। पॉइंट नंबर 14 है, कोई भी पीरियड के एलिमेंट उठा लो। जैसे पहले सेकेंड पीरियड का लेते हैं, फर्स्ट पीरियड का लेने का तो कोई तुक बनता नहीं है। ये सबसे पहले, अगर ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैंने जब JEE मेंस का एग्जाम दिया था तो मेरे ईयर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, एकदम यही क्वेश्चन आया था, बहुत ही सिंपल था। तो कंसेप्ट आप सीखो, बराबर बनता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का या आयनाइजेशन एनर्जी का कभी भी सवाल आए, क्विकली इनका पट 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 क्या कर लेना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना चाहिए एकदम तेज़ी से, वो काफ़ी हेल्प करता है। जैसे, और भी पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखो। जैसे इसका क्या हो जाएगा आप लोगों का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, ये हो जाएगा 2s1। कायदे से इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 1s2 बट मैं पूरा नहीं लिख रही, मैं सिर्फ आउटर लिख रही हूँ। वैसे ही यहाँ पे बेरिलियम का कितना हो जाएगा, 1s2 ठीक है। तो अभी इसके लिए सिर्फ पूरा ना लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, 2s2 लिखते हैं। अच्छा, बोरॉन के लिए 2p1, कार्बन के लिए 2p2, नाइट्रोजन के लिए 2p3, ऑक्सीजन के लिए 2p4, फ्लोरीन के लिए 2p5, नियॉन के लिए 2p6। अभी अभी तुम्हें ऊपर प्रवचन दिया गया है, उस प्रवचन के अनुसार नियॉन एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन लेके बैठता है, बराबर। तो नियॉन वाला जो रहेगा वो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा, ठीक है। नाइट्रोजन वाले लोग एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे ड्यू टू हाफ फिल्ड, और बेरिलियम वाले लोग एक्स्ट्रा स्टेबल होंगे ड्यू टू फुल्ली फिल्ड, बराबर। और उसमें भी हमने ऑर्डर डिसाइड किया था कि उन तीनों में भी सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, आपका क्या नाम है, ये नियॉन वाला, ठीक है। उससे कम कौन होगा, ये बेरिलियम वाला, और सबसे कम कौन होगा उसमें, हाफ फिल्ड वाला, बराबर। उसमें भी हम ये नियम ऑलरेडी बना के बैठे हुए हैं। तो पहले इन तीनों को आपस में अरेंज कर लो, बाकी का बाद में देखते बैठना, ठीक है। पहले इन तीनों को आपस में अरेंज कर लो। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, नियॉन। तो जो जितना स्टेबल है उसकी एफिनिटी उतनी ही कम होगी, बराबर, उसकी एफिनिटी उतनी ही कम होगी, तो लीस्ट आएगा नियॉन।
नियॉन से कम स्टेबल कौन होता है? बेरिलियम। तो बेरिलियम की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम है, इसलिए उसकी एफिनिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। और उनमें सबसे कम कौन होता है? हाफ फील्ड यानी कि नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन वाले जो लोग होंगे उनकी जो एफिनिटी होगी उन तीनों में सबसे ज़्यादा होगी। स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा चलेगा, एफिनिटी का ऑर्डर उल्टा चलेगा। ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, अब बचे हुए कौन है? लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इन बेचारों को क्या करें? इन बेचारों के साथ कुछ नहीं करें, बहुत ही सिंपल से सोबर से प्राणी है। अब इसमें उनको ग्रुपिंग करना शुरू करो, यानी कि जिनके आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, जैसे बोरॉन और कार्बन ये दोनों देखो 2p वाले हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये लोग 2p वाले हैं। तो ये जो लेफ्ट टू राइट जब तुम जाओगे तो इनके सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरेगा? 2p में भरने वाला है इन सब केस में लास्ट इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब बचता है लिथियम। लिथियम में देखो लेकिन इलेक्ट्रॉन 2s में जाएगा। तो अब आप ग्रुपिंग करो उन लोगों की जो बच गए हैं और उनमें भी जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। तो अभी किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है वो देखते जाओ। तो आप लोगों के पास ये दो एलिमेंट्स हैं जिनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। ये तुम बोलोगे बेरिलियम का भी है इतना, तो अपन पहले ही अरेंज कर चुके हैं, उनको छोड़ दो। अभी जो बचे हुए हैं उनमें देखो। तो अब लिथियम और बोरॉन में डिसाइड करो कि किसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो अभी किसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी ये हम कैसे पता लगा पाए? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, है ना। पेनिट्रेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। तो अब यहाँ पे आप लोगों के पास जो S है, ठीक है, उस S वाले की ऑब्वियसली कैसी है? ज़्यादा एफिनिटी होगी। किसके कंपेयर में? आप लोगों के पास जो P वाला है करके, ठीक है, S वालों की ज़्यादा एफिनिटी होगी एज कंपेयर टू दोस्त जो P वाला है। तो देयरफॉर यहाँ पर 2 मिनट यार, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट का लैग आएगा करके, फिर वो ब्रेक हो जाएगा सीक्वेंस, 2 मिनट बाद कंटिन्यू करने करते हैं।